वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सिस्टम। ठीक है, तो प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये पर्टिकुलर लेक्चर। सो एज यू नो कि प्लांट में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं है जैसा हम एनिमल्स में होता है ना। हार्ट है और पूरा का पूरा सिस्टम है, वेन्स हैं, है ना, आर्टरी हैं जो जगह जगह पर लेके जा रही हैं ब्लड को, तो उस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट हो रही है। इसी तरीके से हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है। तो सिस्टम तो यहाँ पर कुछ होता नहीं है, अपने अपने काम के लिए टिश्यू होते हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर प्लांट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके पास खाना नहीं पहुंचेगा या उसके पास पानी नहीं पहुंचेगा। उसके अपने अलग सिस्टम है जिसके थ्रू खाना और पानी, यानी कि पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? पानी एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, राइट। और खाना कौन बनाता है? हमें पता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हमने देखा कि खाना जो है क्लोरोफिल जहां होता है, लीफ में है, स्टेम में है, वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो फूड सिंथेसिस करता है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो बात है, जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो उसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ अलग तरीके की मैकेनिज्म डेवलप की हुई है। ठीक है। सो प्लांट नीड टू ट्रांसपोर्ट वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये सारा का सारा कहाँ से जाएगा? रूट से जाएगा। रूट एब्जॉर्ब करता है पानी, क्योंकि अगर हम पानी प्लांटेशन जब करते हैं, वाटरिंग करते हैं, तो प्लांट की जड़ में डालते हैं पानी, और हमें पता है अगर हमने जड़ में डाल दिया है तो ऑटोमेटिकली रूट जो है वो पूरे प्लांट में पानी सर्कुलेट कर देगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई सर्कुलेटरी सिस्टम वहां पर है। उसे एग्जैक्टली हम सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जाइलम जिसका नाम हमने सुना हुआ है वो रेस्पॉन्सिबल होती है ना पानी को जो है रूट से लेकर सारे एरिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही अगर खाना लीव्स ने बनाया है, ठीक है, अगर खाना लीव्स ने बनाया है तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होगा कहीं ना कहीं। सो इस तरीके से जो जाइलम और फ्लोएम पर्टिकुलरली बने हुए हैं वो किस लिए बने हुए हैं? प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने के लिए। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर मैं आपको यही बता रही थी कि प्लांट में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, जस्ट लाइक एनिमल्स, बट दे नीड टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। कहाँ से? रूट से लेकर टॉप ऑफ ऑल द टॉल प्लांट्स। So they also distribute food, means photosynthetic food, from the leaves to all part of plant including deep rooted tips। अगर रूट भी बहुत अंदर कोई बड़ा पेड़ है तो जितना बड़ा उसका स्टेम है उससे डबल ट्रिपल तो रूट होगी, है ना, और बल्कि फैले हुए होगी अंदर सॉइल के अंदर बहुत सारे एरिया में। तो वहां तक उसको भी तो वाइबल रखना है, सर्वाइव रखना है, तो वहां तक फूड पहुंचाना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि हमारे प्लांट सिस्टम में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है फूड का और वाटर का वो दो तरीके से होता है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक होता है जिसे बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो कहाँ होगा? जैसा कि नाम अपने आप में बता रहा है कि अगर विद इन सेल किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, या अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मीन्स एक सेल से दूसरी सेल की तरफ अगर कोई चीज जा रही है, किसी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो उसको हम शॉर्ट डिस्टेंस कैटेगरी में रखेंगे। और ये कहाँ कहाँ होगी? जहां पर मेन जो प्लांट का सिस्टम है, जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो प्लांट की जो रूट हेयर्स हैं वो मेन टैप रूट तक लेकर आएंगे वाटर को, और फिर टैप रूट जो है कनेक्टेड रहेगा जाइलम से, और फिर जाइलम पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो वहां से रूट तक आना, आसपास के एरिया से रूट तक आना, और एक रूट हेयर से दूसरे सेल के अंदर, दूसरे से तीसरे, एंड देन टैप रूट तक आना, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस वाला है ट्रांसपोर्टेशन, तो वो विद इन सेल या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या सेल टू सेल हो गया, पास पास की नियर बाई सेल में
हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चीजें जो है ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, उसे शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट कहेंगे। और ये किस किस की हेल्प से होता है? ये होता है डिफ्यूजन की हेल्प से, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये तरीके होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के। और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है लॉन्ग डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला है वो किससे होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, जाइलम एंड फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं या वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस है, आपको पता है पेड़ों की हाइट तो हमसे भी बहुत ज्यादा होती है। हमारी कितनी होती है मैक्सिमम? अगर हम लंबे से लंबे किसी ह्यूमन रेस में, अगर ह्यूमन रेस में किसी व्यक्ति को लें, किसी पर्सन को लें, तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 फुट का होगा, है ना? और जबकि हमारी जो 150, 200, 200 मीटर तक के जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कितनी कितनी हाइट के होते हैं, कितने कितने फैले हुए होते हैं बेनियन ट्रीज। तो वहां पर उतनी हाइट तक फूड का पहुंचाना, वाटर का पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस पर उतनी ज्यादा रूट जो बिल्कुल अंदर डीप रूटेड है वहां तक, और वहां से ऊपर पूरी हाइट तक फूड जो है और वाटर की सप्लाई जो करता है वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में फूड के और वाटर के मूवमेंट के लिए। और इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जब लॉन्ग डिस्टेंस पर किसी चीज को भेजा जाएगा प्लांट में तो वो ट्रांसलोकेशन कहा जाएगा। ट्रांसलोकेशन वर्ड मतलब समझ जाना है कि लॉन्ग डिस्टेंस पर मूवमेंट हो रहा है वाटर, मिनरल या फूड का। ठीक है, और अगर पास पास की सेल्स में हो रहा है, पास पास की सेल्स जैसे कि अगर कोई प्लांट है, यहाँ पर मैं अगर एक प्लांट ड्रॉ करूं, एक ये पॉट है और पॉट में मैंने ये प्लांट ड्रॉ कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर ये लीफ बनी हुई है। ठीक है, ये लीफ बनी हुई है। तो अगर ये जो लीफ बनी हुई है, अगर इस लीफ से ये जो फूड बन रहा है, इस लीफ में ये फूड बना, ठीक है, अब ये फूड जो है इस स्टेम में भी जाएगा, रूट में भी जाएगा, आसपास की ब्रांचेस में भी जाएगा, है ना? तो ये कौन बना रहा है फूड? हमें पता है लीफ की मेसोफिल सेल्स जो होती हैं, है ना, वहां पर फूड सिंथेसिस होती है, ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब मेसोफिल सेल से फ्लोएम तक आना, और फ्लोएम की जो सीप ट्यूब्स हैं, सीप ट्यूब्स ही होती है ना, जिससे माइग्रेशन होता है फूड। तो उस लीफ की मेसोफिल सेल से सीप ट्यूब तक आना है, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो उस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो हो गई तकनीक, वो हो जाएगी या तो डिफ्यूजन या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये वाला जो यानी कि एक सेल से दूसरी सेल नजदीक वाला हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर हमें और समझने की है कि एक चीज हमें यहाँ पर और समझने की है कि यहाँ पर फूड तो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, यानी कि फूड का जो माइग्रेशन है वो लीफ से रूट तक आ रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई एडवर्स कंडीशन आ रही है, पतझड़ का मौसम आ रहा है, लीफ सारी झड़ गई हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाली चीज डेड हो जाएगी या वो भूखी रहेगी और नीचे की जो जहां पर फूड स्टोर्ड है बस वही अपना खुशहाल रहेगा। तब वो क्या करेगा, जहां पर स्टोर्ड फूड वाला पार्ट है, वेदर इट इज स्टेम और रूट और व्हाटएवर, वो फूड को, स्टोर्ड फूड को ऊपर डायरेक्शन में भी पहुंचाने का काम करेगा। तो जो फूड है उसका मूवमेंट क्या होगा? बाई डायरेक्शनल। जबकि जो रूट है, रूट से रूट है, रूट से एक ही डायरेक्शन में क्या होगा? पानी मूव होगा, क्योंकि पानी तो हम यहीं पर डालते हैं, रूट्स में नीचे डालते हैं। तो रूट का जो मूवमेंट है, यानी कि जाइलम का जो मूवमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं वाटर का जो मूवमेंट है, जाइलम टर्म यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, हमें कहना चाहिए वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर का जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, या हम कह सकते हैं यूनी डायरेक्शनल होगा।
ठीक है, क्योंकि वो तो वाटर तो रूट से ऊपर ही जाने वाला है, ऊपर तो रूट्स है नहीं। ठीक है, और पत्तियां भी झड़ेंगी तो ऊपर की झड़ेंगी, तो उनका वैसे नॉर्मली पत्तियों से नीचे आएगा, आसपास की ब्रांच में भी फूड जाएगा। लेकिन अगर इन केस ऊपर फूड फैक्ट्री ही नहीं रही, यानी लीव्स नहीं रही, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ऊपर के स्टेम भूखे रहेंगे। जहां जहां स्टोर्ड रहेगा फूड, अगर नीचे के स्टेम में है या रूट में है, तो वहां से फूड माइग्रेट होगा। तो इसीलिए फूड का जो डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, वो बाई डायरेक्शनल कर सकता है या मल्टी डायरेक्शनल कर सकता है, जबकि जो हमारा वाटर है वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। यहाँ पर बात निकली तो मैंने इतनी आपको ये वाली बात भी क्लियर कर दी। तो टाइप ऑफ मूवमेंट हमने देखे, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट है जो सेल टू सेल होता है, और एक लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इन्वॉल्व होता है, और जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए। सो फॉलोइंग मैकेनिज्म आर यूज्ड इन प्लांट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन सी? डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिफ्यूजन है, साइटोप्लाज्मिक स्टेबिंग है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये किसके लिए है? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जैसा कि बताया। और जबकि ये जो वेस्कुलर सिस्टम है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो सबसे पहले यहां हम बात करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस में जो सबसे पहला टाइप है, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम काफी समय से पढ़ते हैं, आपको भी पता है डिफ्यूजन क्या है। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, यानी कि ये पैसिव मूवमेंट होता है। अगर हम किसी कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जला देते हैं, है ना, ये वाला एग्जाम्पल कई बार आपको दिया गया होगा, तो थोड़ी देर में पूरे कमरे में दूसरे कोने में भी स्मेल आने लगती है। यानी कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी जो चीज है वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है ऑटोमेटिकली। तो इसमें कोई भी एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई डिफ्यूजन को क्या कहते हैं हम? पैसिव मूवमेंट होता है। सो जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स मूव randomly from higher concentration to lower concentration and within the cell, between the cell and over short distance। तीनों के लिए ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो बिल्कुल सही बैठती है। ठीक है, या जैसे कि अगर यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तब तक मूव करेगी जब तक दोनों की तरफ जो है इक्वल कंसंट्रेशन ना हो जाए। ठीक है, सो क्रिटिकल फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कौन सी होंगे डिफ्यूजन की? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। अच्छा, डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ठीक है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो भी ठीक है, उसमें डिफ्यूजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। अलोंग मतलब कौन सा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अगर हम कहें कि भाई कोई भी चीज, जैसे यहाँ पर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ हम कह दें इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 200 मॉलिक्यूल का है, और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 50 है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150। तो ठीक है, 150 कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, काफी हाई है, यानी कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में काफी फर्क है। ठीक है, तो जो है कहां पर मूव करेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो चीज है, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। तो ये रहा डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन का, इसको डिफ्यूजन या हम सिंपल डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। दूसरे टाइप का जो डिफ्यूजन होता है उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड जो टर्म है, यानी कि ये कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फैसिलिटेटेड यानी कि किसी के हेल्प से। सो इट इज अगेन पैसिव, यानी कि यहां पर एनर्जी नहीं लगेगी। ठीक है, रिक्वायर अ प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर भी एक प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें इस पर्टिकुलर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक तरीके की जो प्रोटीन है वो इन्वॉल्व होती है किसी भी इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल को पास करने के लिए थ्रू अ मेम्ब्रेन। अगर कोई पर्टिकुलर, ये जो ग्रीन कलर में दिखाए हुए हैं कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें ये मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, तो अगर वो हाइड्रोफिलिक हैं, कैसे हैं? हाइड्रोफिलिक, या हम कह सकते हैं कि वो पोलर मॉलिक्यूल है या चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तो ये इन तीनों की तीनों कंडीशन में आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन है उस पर ये क्या लगे हुए होते हैं? लिपिड है ना, लिपिड बाइलेयर होती है ये, इस तरीके से ये देखिए बनी हुई है, पूरी की पूरी बनी हुई है। तो लिपिड
क्या करेगा, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को आने देगा नहीं, वो क्या करेगा, उसको दूर हटाएगा, है ना। उसकी जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो वो दूर हटाएगा। तो हाइड्रोफिलिक कोई मॉलिक्यूल है, कोई पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि वाटर लविंग है या चार्ज मॉलिक्यूल है, वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है ना। सो इन दैट केस दीज मॉलिक्यूल यूटिलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन। इस केस में ये जो मॉलिक्यूल हैं वो मेम्ब्रेन प्रोटीन को यूटिलाइज करते हैं टू हेल्प हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्रॉस द मेम्ब्रेन। These proteins जो होती हैं, these are highly specific, allowing selective uptake of the substance। और selective uptake करती हैं, और uptake करने के बाद वो क्या करती हैं, जो है वो यहां से लेके नीचे की तरफ जो है उसको भेज देती हैं। अच्छा, नीचे की तरफ कैसे भेजेंगी, नीचे की तरफ ऐसे भेजेंगी कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसी का रिमोट है और यहाँ ये चीज बाइंड कर रही, मॉलिक्यूल बाइंड कर दिया ऊपर की तरफ मेम्ब्रेन के, तो इसने अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया और ये नीचे ले आया और इसने नीचे रिलीज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो बाइंडिंग करके कैरियर जो प्रोटीन्स होती हैं वो चीजों को मूव करती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग तरीके का था, यहाँ स्ट्रक्चर अलग तरीके का है। उसने अपने आप को क्या किया, कन्फर्मेशन चेंज किया, रोटेट किया और चीजों को मेम्ब्रेन को क्रॉस करा दिया। तो इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें भी कोई एनर्जी नहीं लग रही है, इसमें एक कैरियर प्रोटीन है जो उसके लिए स्पेसिफिक है, जिसके साथ उस पर्टिकुलर सॉल्यूट ने बाइंड किया और अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे आ गया। ठीक है, सो प्रोटीन चैनल्स फॉर्म लार्ज पोर्स। प्रोटीन चैनल में लार्ज पोर भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन चैनल्स में लार्ज पोर भी हो सकते हैं इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरियल पोरीन। अगर प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल नहीं है, अगर वो प्रोटीन चैनल है, तो चैनल किस तरीके से काम करेंगे, चैनल काम करेंगे एक तरीके से सुरंग की तरह। उसमें लार्ज पोर होंगे और उसके थ्रू वो जो चीज है वो चली जाएगी। अगर कैरियर है तो वो कन्फर्मेशन चेंज करेगा। ठीक है, और अगर वो चैनल है तो इसके अंदर क्या होते हैं, लार्ज पोर होते हैं। इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरियल पोरीन्स अलाउ मॉलिक्यूल अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू। उसके साइज वाला जो होता है उसको वो पास होने देती है, उससे बड़े वाला होता है उसको पास नहीं होने देती है। तो दीज आर हाईली सेलेक्टिव। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, दैट इज एक्वापोरिन। सो दिस एक्वापोरिन आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन फॉर्मिंग वाटर चैनल। ये देखिए एक्वापोरिन है, तो इसने भी एक वाटर चैनल बनाया हुआ है, जिससे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो, क्योंकि ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है ना, लिपिड है दोनों तरफ, तो वाटर को जाने नहीं देगी। तो वाटर इस एक्वापोरिन के थ्रू आउट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। सो स्पेसिफिकली फैसिलिटेट वाटर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू एक्वापोरिन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रेट रीच अ मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर यूज्ड। ट्रांसपोर्ट रेट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है जब सारे के सारे पूरी मेम्ब्रेन में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे चैनल्स लगे हुए होते हैं। तो वो मैक्सिमम अगर जैसे कि मान लिया 6 लगे हुए हैं इस तरीके के, ये जो है इस तरीके के 6 चैनल्स लगे हुए हैं, तो अगर 6 के 6 हैं, 6 मॉलिक्यूल्स बाहर हैं, तो और 6 मॉलिक्यूल्स को तो ये अंदर कर देगा, लेकिन अगर मान लिया 20 हैं, 50 हैं, तो वो नहीं कर पाएगा, उसे कई बार ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, है ना। सो ट्रांसपोर्टेशन रेट रीच अ मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर यूज। तो वो मैक्सिमम अपनी उसमें पहुंच जाते हैं, यानी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेंगे और उन्हें कई बार काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब यहाँ डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, जब हम किसी प्रोटीन का एज अ चैनल, एज अ कैरियर मॉलिक्यूल यूज करते हैं किसी हाइड्रोफिलिक, पोलर या चार्ज मॉलिक्यूल को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में भेजने के लिए, तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसको भी 3 तरीके की टाइप में डिवाइड किया गया है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। तो यूनिपोर्ट क्या है, यूनिपोर्ट वो है जो सबसे पहले यहां दिखाया गया है कि जब किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल को इंडिपेंडेंटली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर आना होता है विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन, देन इट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। एंटीपोर्ट जब 2 मॉलिक्यूल्स को
अपोजिट डायरेक्शन में आना होता है। दो मॉलिक्यूल्स को एक ये रहा अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना होता है एक साथ, ठीक है, तो उसे एंटीपोर्ट कहते हैं। ठीक है, पोर्ट यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट को लेकर पोर्ट लगा हुआ है। और सिम पोर्ट जब दो मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में यानी कि सेम डायरेक्शन में मूव करना होता है तब उसे सिम्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो सिम्पोर्ट क्या रहा, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन वी कैन कॉल इट सिम्पोर्ट डिफ्यूजन। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन वी कैन कॉल इट antiport diffusion, and when single molecule move independently that time we can call it uniport facilitated diffusion। ठीक है, तीनों क्लियर हो गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ट्रांसपोर्ट पर, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने डिफ्यूजन पढ़ा। डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, दैट इज पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो एक्टिव वर्ड यहां पर आ गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इट इज 100% एनर्जी डिपेंडेंट, और इसमें एनर्जी यूज होती है, मतलब कि इसमें एटीपी यूज होता है। क्यों होता है यूज, क्योंकि जब हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं ये कम है, जबकि नीचे की तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेजेंगे तो क्या होगा, जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेजेंगे तो हमारे को प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो हमें उसे पंप करना पड़ेगा एक तरीके से। लाइक अगर हमें पानी, आजकल घरों में पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता है तो मोटर ऑन करनी पड़ती है ना, प्रेशर ताकि क्रिएट हो, क्योंकि ऊपर पहुंचाना है पानी। ठीक है, तो हमारे को प्रेशर क्रिएट करने के लिए जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे भेजना पड़ेगा तो हम यहाँ पर पंप यूज करेंगे टर्म। सो वी पंप मूव मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन लो से हाई कर रहे हैं तो हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर अब हम इसे बोलेंगे अप हिल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इसमें हमारी इतनी एनर्जी लगेगी जैसे कि हम कोई पहाड़ चढ़ रहे हो। तो एनर्जी, पहाड़ चढ़ते हैं तो क्या होता है, लाइए पहाड़ बना देते हैं। अगर हम यहाँ पर पहाड़ चढ़ रहे हैं तो हम थक जाते हैं ना, और जबकि अगर हम यहाँ चोटी पर पहुंच गए उसके बाद जब हमें उतरना होता है तो हम फास्ट उतर जाते हैं। तो डाउन हिल यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, तब एनर्जी उतनी नहीं लगेगी। लेकिन जब हम अप हिल चढ़ेंगे, जब हम कोई पहाड़ चढ़ेंगे तो हमारी एनर्जी बहुत लग जाती है, तो इसको हम अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, पार्टिकल का मूवमेंट होता है, मींस लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पर जब लगता है तब एटीपी यूज होती है, और इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। ठीक है, सो मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि यहाँ पर हमने पंप बोला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रेशर देना पड़ रहा है ना, हमें एटीपी खर्च करनी पड़ रही है। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखिए ये है मेम्ब्रेन प्रोटीन, तरह तरह की लगी हुई है, ये क्रॉस द मेम्ब्रेन एटीपी यूटिलाइज करके क्या करती हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन पार्टिकल को भेजती हैं। ठीक है, दीज आर वेरी स्पेसिफिक सेंसिटिव टू इनहिबिटर। दीज आर वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होती हैं, और अगर कोई इनहिबिटर आ जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं करती हैं, क्योंकि ये जिसके लिए बनी हुई है, ठीक है, उसी का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन रेट रीच अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द ट्रांसपोर्टेशन आर यूज। जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जितने अगर वो यूज में आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन रेट मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। ये तो हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे भी कहा था कि जितने भी हैं, लाइक अगर 3 पार्टिकल्स ऊपर हैं, 3 ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं, तो वो अपनी मैक्सिमम रेट से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहां पर हम अगर कंपेयर करें तो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अगर हम कंपैरिजन करें, सो रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या सिंपल डिफ्यूजन में चाहिए थी? नहीं चाहिए थी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चाहिए थी? बिल्कुल चाहिए थी। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी चाहिए थी। हाईली सेलेक्टिव सिंपल डिफ्यूजन कोई भी सेलेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये तो इसमें कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, सो नहीं है।
ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेलेक्टिव है, अपने तरीके के मॉलिक्यूल को ही वो ट्रांसपोर्ट करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी सेलेक्टिव है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, यहाँ पर कोई सैचुरेशन नहीं है। जब तक हाई कॉन्सेंट्रेशन अगरबत्ती जलती रहेगी तब तक वो पूरे कमरे को महकाती रहेगी, जबकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट रिटर्न सैचुरेशन है, क्योंकि जितने मेम्ब्रेन कैरियर मॉलिक्यूल लगे होंगे या जितने चैनल्स होंगे और उतने ही मॉलिक्यूल से अगर वो सारे ऑक्यूपाई हो गए तो वो सैचुरेट हो जाएगा, है ना। सिमिलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी वो सैचुरेट हो जाएगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट, नो, अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें एटीपी लगती है, इसलिए ये क्या होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। रिक्वायर एटीपी, एटीपी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगती है, इन दोनों में नहीं लगती है। ठीक है, तो कंपैरिजन से आपको तीनों में समझ में आ गया होगा कि किसमें एनर्जी लगती है, किसको अपहिल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ओके, चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्लांट वाटर रिलेशन, essential for all physiological activities in plant and other living organisms. Plant water जो relationship है, it is very very essential for all physiological activities. पानी तो हमारे लिए जरूरी है ही, और हमारे साथ साथ प्लांट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी जो है, जो वाटर है, वो एक मीडिया की तरह बिहेव करता है, जिसमें बहुत सारे जो सब्सटेंस है वो डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होके पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचते हैं। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी वाटर में ही होती हैं। तो वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर डिसॉल्विंग सब्सटेंस एंड सस्पेंडिंग पार्टिकल विद इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। वुडी प्लांट्स हैव लेस वाटर एंड सॉफ्ट पार्ट हैव मोर। यस, सीड कंटेन वाटर टू रिमेन अलाइव एंड रेस्पायरिंग। सीड को जो है ज्यादा पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए और रेस्पिरेशन करने के लिए, ये तो हमें पता ही है। और हाई वाटर डिमांड मेक वाटर अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, तो क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए वाटर जो है एक्ट्स एज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर पानी कम है तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, अगर पानी भरपूर है तो प्लांट की ग्रोथ भरपूर होती है ना। टेरेस्ट्रियल प्लांट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डेली, जैसे कि मोस्ट वाटर इज, क्यों उसे लार्ज अमाउंट लेना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो पानी है इट इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन भी तो होता है प्लांट्स में, तो उसके थ्रू लॉस्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, अ मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब नियरली 3 लीटर ऑफ वाटर। 3 लीटर ऑफ वाटर जो है उसका डेली यूज होता है। कहाँ पर? कॉर्न में, ये कॉर्न बनाया हुआ है। ऐसे ही ये जो मस्टर्ड है, या मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब इट्स ओन वेट इन वाटर इन अबाउट 5 घंटे। 5 घंटे में, 5 आवर्स में मस्टर्ड प्लांट अपने वेट जितना जो है पानी वो एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। इतना इनको पानी चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हमारी एनसीईआरटी में दी हुई थी जो आपके साथ हमने शेयर की। अब डिस्कस करते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, सो वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज सॉल्यूट पोटेंशियल एंड अनदर इज प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, साई एस एंड साई पी इसका सिंबल होता है। सो वाटर पोटेंशियल इज अ सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उससे सॉल्यूट का पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को मिला दिया जाए तो उन दोनों को मिलके वाटर पोटेंशियल बनता है। ठीक है, वाटर मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। वाटर कहाँ मूव करता है? हाई वाटर पोटेंशियल, जहां पर ज्यादा वाटर का पोटेंशियल है, टू लो वाटर पोटेंशियल, वहीं वाटर जो है वो मूव करता है। ठीक है, दिस मूवमेंट डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो दिस मूवमेंट डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे कि ये एक वाटर है, तो ये वाटर कहाँ मूव करेगा? ये वाटर मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। यानी कि अगर इसमें हमने सॉल्यूट मिला दिया, इस वाटर को, वाटर में अगर हमने कुछ सॉल्यूट मिला दिया तो ये वाटर जो है सॉल्यूट की तरफ, क्योंकि इसे डिसॉल्व करना है तो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, और अगर हमने इस वाटर में एक तरफ प्रेशर दिया, पॉजिटिव प्रेशर दिया, तो वाटर दूसरी तरफ मूव कर रहा है। और अगर हमने
नेगेटिव प्रेशर दिया है, यानी कि वैक्यूम जैसा क्रिएट किया, तो वाटर इस तरफ मूव करेगा। तो ये अलग अलग प्रेशर जो है और सॉल्यूट का जो पोटेंशियल है उसके बारे में आपको यहाँ इस पिक्चर के थ्रू समझाया गया है कि वाटर पोटेंशियल एक्चुअली है क्या, सम ऑफ ये सॉल्यूट का पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ओके। So kinetic energy of water. Water molecule in liquid and gaseous form are rapid and constant random motion. High water concentration is equal to high kinetic energy or water potential. वाटर concentration जितना ज्यादा होगा, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा और उन वाटर मॉलिक्यूल्स में उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो प्योर वाटर में और कुछ तो है नहीं, सॉल्यूट है नहीं, केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्योर वाटर है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होता है। सो प्योर वाटर हैज ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, तो उसका वाटर पोटेंशियल 0 माना जाता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नो प्रेशर। अगर कोई प्रेशर नहीं लगा है तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 माना जाता है, उसका सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का। ये हमें याद रखना है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? साई एस एडिंग सॉल्यूट टू वाटर डिक्रीज फ्री वाटर मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन लोअरिंग द वाटर पोटेंशियल। यस, अगर हम किसी पानी में अगर सॉल्यूट ऐड कर दें, ठीक है, पानी में अगर हमने नमक ऐड कर दिया या चीनी ऐड कर दी, तो क्या होगा, उसके जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें अब चीनी भी आ गई है। जैसे कि यहाँ पर सॉल्ट किया है तो यहाँ पर अब सोडियम भी आ गया है, तो क्या हो रहा है, सोडियम भी आ गया है तो वाटर की पोटेंशियल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस वाले एरिया में वाटर की पोटेंशियल कम हो रही है। देखिए, लोअरिंग द वाटर पोटेंशियल। सो ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। प्योर वाटर में कोई भी सॉल्यूट नहीं है तो उसका वाटर पोटेंशियल जैसा कि अभी आपको बताया हाईएस्ट रहेगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उसमें कोई ना कोई सॉल्यूट तो होगा ही, तो उन सभी का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होता है। ये बात यहां पर एक निकल के आई है, ठीक है। और जब यहां इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो वाटर कहां की तरफ मूव करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, है ना, वाटर पोटेंशियल जहां पर कम है वहां की तरफ वो मूव करेगा। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। एंड ग्रेटर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन मोर नेगेटिव द सॉल्यूट पोटेंशियल। जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा किसी भी पानी में या किसी भी सॉल्यूशन में, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है। यहां पर ये बात आपको समझाई गई है। ओके, चलिए प्रेशर पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। अप्लाइंग प्रेशर टू वाटर, अगर किसी पानी पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और अ सॉल्यूशन इंक्रीज इट्स वाटर पोटेंशियल। अगर हम किसी पानी के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ा देता है, ठीक है। सो इन प्लांट्स वाटर एंट्री इनटू सेल क्रिएट टर्गर प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल इंक्रीजिंग प्रेशर पोटेंशियल। जब किसी भी सेल में, प्लांट की सेल में पानी की एंट्री होती है तो जो सेल वॉल है उस पर वो क्या करता है, पानी की एंट्री, जब पानी बाहर की तरफ जो सेल वॉल है उसकी तरफ प्रेशर डालता है, ठीक है, और सेल वॉल अंदर की तरफ प्रेशर डालते, तो जो बाहर की तरफ वो प्रेशर डाल रहा है पानी, उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं और इसकी वजह से प्रेशर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। वही यहां पर बताया जा रहा है कि इन प्लांट्स वाटर एंट्री इन द सेल क्रिएट टर्गर प्रेशर against the cell wall increasing pressure potential. Pressure potential is usually positive but can be negative in xylem, water column, adding water transport up to the stem. ज्यादातर प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव कहां कहां होगा, जाइलम में नेगेटिव हो सकता है, ये वाटर कॉलम में, और एडिंग वाटर ट्रांसपोर्ट अप टू द स्टेम इसमें हो सकता है। जबकि सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है और प्योर वाटर का पोटेंशियल हमेशा मैक्सिमम होता है, ग्रेटेस्ट होता है, दैट इज 0 होता है, ठीक है। इतनी तो हमने वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल के बारे में यहाँ पर जान लिया। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जिससे होता है, वो है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर
अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स का किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार मूवमेंट हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि उस मेम्ब्रेन की क्वालिटी है कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को इधर आने नहीं देगी, हर किसी के लिए वो परमेबिलिटी शो नहीं करेगी, यानी वाटर के लिए करेगी या सॉल्यूट के लिए करेगी या किसके लिए करेगी, वो सेमी परमेबल की क्वालिटी बताएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है डिफ्यूजन ऑफ वाटर, तो यानी कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमेबिलिटी शो करेगी, सॉल्यूट के लिए नहीं करेगी। ठीक है, सो डिफ्यूजन ऑफ वाटर मेम्ब्रेन, वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अकर स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की अकॉर्डिंग ही ये क्या करती है, मूवमेंट करता है ऑस्मोसिस से। और ये प्रेशर भी अगर बढ़ेगा तो भी ये मूव करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो भी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इसका होता है। वाटर मूव फ्रॉम हाई केमिकल पोटेंशियल, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जैसा कि डिफ्यूजन में हुआ था, मूव करेगा लेकिन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन प्लांट इज डिटरमाइंड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड द टोनोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स में और जो टोनोप्लास्ट होती है, टोनोप्लास्ट किसकी आउटर कवरिंग है या मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो वैक्यूल के बाहर की जो कवरिंग है उसमें जो मूवमेंट होगा, अंदर अगर वैक्यूल में जाना है वाटर या बाहर आना है, वॉट एवर, डिपेंड करेगा कि वो कहाँ अवेलेबल है सेल पर्टिकुलर, है ना। और सेल मेम्ब्रेन के इधर उधर जाना है वाटर मॉलिक्यूल को, तो वो जो मूवमेंट है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, क्योंकि उसके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है या वैक्यूल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट किए गए हैं ऑस्मोसिस को दिखाने के लिए, जो कि पोटैटो ऑस्मोमीटर है और दूसरा है सुक्रोज सॉल्यूशन इन अ फनल, और एक है पोटैटो osmometer. A potato tuber in water collect water in its cavity with a concentrated sugar solution. एक पोटैटो को बीच में कटोरी जैसा क्रिएट किया और उसके बीच में जो है क्या कर दिया, शुगर सॉल्यूशन भर दिया, तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, ये एक एक्सपेरिमेंट बताया है। दूसरा है कि अगर सुक्रोज सॉल्यूशन इन अ फनल, एक फनल में भरा, सेपरेट फ्रॉम द प्योर वाटर बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक फनल में भरा और उसको उससे जो है एक प्योर वाटर से उसे सेपरेट किया बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शो वाटर मूविंग इन द फनल, राइजिंग द सॉल्यूशन लेवल अंटिल इक्विलिब्रियम। अब इसका पिक्चर जब आप देखेंगे तब आपको ये समझ आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये एक फनल है, इसमें क्या है, इसमें सुक्रोज सॉल्यूशन भरा हुआ है, यानी कि चीनी मिला के इसमें पानी भरा हुआ है और उसको उल्टा करके रख दिया है, इसके मुंह पर बांध दी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और बाहर की तरफ है प्योर वाटर, प्योर वाटर। तो ये कह रहे हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांध दी, तो ये कह रहे हैं कि वाटर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, और लेकिन अगर हम प्रेशर लगाते हैं, ऊपर से अगर हम प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर लगाने की वजह से जो पानी है वो अंदर जाने से क्या करता है, उसे रोकता है, अंदर नहीं जाने देता है। तो प्रेशर क्या करता है, प्रेशर स्टॉप वाटर मूवमेंट इनटू द फनल। अगर प्रेशर लगा दिया तो प्रेशर क्या करेगा, वाटर मूवमेंट को फनल में जाने से रोकेगा। ठीक है, ये दो एक्सपेरिमेंट यहां पर आपको दिखाए गए हैं कि अगर हम कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मल उसको उल्टा करके रख दिया शुगर सॉल्यूशन को, तो ऑटोमेटिकली पानी कहां जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। बाहर की तरफ पानी का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने ऊपर से प्रेशर लगा दिया, ये ए केस है और ये बी केस है। वाटर विल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू राइज द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इनटू द फनल। बढ़ गया सॉल्यूशन का फनल, यहां तक सॉल्यूशन का फनल नहीं, फनल का जो सॉल्यूशन है उसका लेवल, राइट। लेकिन अगर प्रेशर लगाया तो उसने मूवमेंट को रोका, यही यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि इट इज एन एक्सटर्नल प्रेशर applied to prevent water from entering through the membrane is called osmotic pressure। बाहर से वो प्रेशर लगाना जिससे कि पानी की जो एंट्री है वो रुक जाए
मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर applied to prevent water from entering through the membrane is called osmotic pressure. Osmotic pressure depends on solute concentration. High solute concentration require more pressure. Solute का concentration जितना ज्यादा होगा, pressure उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा. Osmotic pressure is numerically equivalent to osmotic potential. Osmotic pressure जो कि पॉजिटिव में होता है वो न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो कि नेगेटिव में होता है उसके बराबर होता है, लेकिन अपोजिट साइन का होता है। ये बात हमें याद करनी है क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं अगर हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट उसमें मिला लें। तो पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन इस तरीके का है, इसके अंदर सेल डली हुई है, तो बाहर का जो सॉल्यूशन है, ये रहा बाहर का सॉल्यूशन, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और सेल के अंदर का बराबर है, यानी कि कोई भी मूवमेंट पानी का नहीं होगा, जैसे ही सेल पड़ी है वैसे ही पड़ी रहेगी, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, इसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो मोर डाइल्यूटेड होता है। ठीक है, तो इसका भी पिक्चर बना लेते हैं। अगर यहाँ पर हमने एक किशमिश डाल दी है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीनी होती है किशमिश में, रेजिन्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, और ये पानी है, ठीक है। तो जो बाहर का सॉल्यूशन है ये क्या है? डाइल्यूटेड है। तो इस टाइम में क्या होगा? वाटर का मूवमेंट इसके अंदर हो जाएगा, ये जो कुछ भी है रेजिन, ठीक है। सो एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, सेल स्वेल एज वाटर एंटर्ड, इसे बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, ओके। थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन सेल श्रिंक एंड एज वाटर एग्जिट। अगर हम किसी सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, लाइक बाहर चीनी का घोल है और अंदर फिर से दोबारा से अंगूर डाल दें या किशमिश डाल दें, तो वो और ज्यादा पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि उसका मूवमेंट, अब उसका पानी का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, ठीक है, तो उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये तीनों तरीके की चीजें आप ऑलरेडी शुरू से जानते हैं, बस एक बार मैंने आपको रिकॉल कराया क्योंकि इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं एक टर्म इसी से एसोसिएटेड है, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस अकर व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, तो जो प्लांट सेल के अंदर का पानी होता है वो बाहर निकलने लगता है, कॉजिंग सेल मेम्ब्रेन श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से अलग हो जाती है। वाटर फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म देन फ्रॉम द वैक्यूल। पहले साइटोप्लाज्म का पानी बाहर निकलेगा, देन वैक्यूल का पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। सो द प्रोटोप्लास्ट जो है इट श्रिंक एंड स्पेस इज क्रिएटेड बिटवीन सेल वॉल एंड श्रंक्ड प्रोटोप्लास्ट। ये देखिए, ये यहां पर आपको दिखाया गया है। ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हमने डाल दिया, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने कितना गंदा लिखा है, हाइपरटोनिक। अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या हुआ? जो सेल का जो अपना पानी था साइटोप्लाज्म का और वैक्यूल का, वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्लांट वो कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, वो श्रिंक हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। और अगर किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या हुआ? वाटर आराम से अंदर बाहर मूव करेगा, तो ये तो आइसोटोनिक एज सच रहेगी। और अगर हमने किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, यहां पर डाला हाइपो में, तो जो वाटर था वो अंदर की तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी
और ज्यादा थोड़ी सी फैल जाएगी, टर्जिडिटी यानी थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगी। सो वाटर फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, फ्रॉम द वैक्यूल से करेगी, पहले साइटोप्लाज्म से लॉस्ट करेगी, देन वैक्यूल से करेगी, तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। प्रोटोप्लास्ट जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा। तीनों ही कंडीशंस आपको इस पिक्चर के थ्रू दिखाई गई हैं कि अगर प्लांट सेल को हाइपरटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा, आइसोटोनिक, ये है बी है आइसो, ठीक है। आइसोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा, हाइपोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा। तो प्लाज्मोलिसिस आपने समझ लिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यानी कि रिवर्सिबिलिटी एंड इफेक्ट। प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर एंटर द सेल, जैसा कि अभी अभी हमने पिक्चर में देखा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, वाटर एंटर द सेल कॉजिंग साइटोप्लाज्म टू एक्सर्ट टर्गर प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। टर्गर प्रेशर क्या है, इट इज अ प्रेशर पोटेंशियल exerted by the protoplast against the rigid cell wall. This is known as टर्गर प्रेशर। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। टर्गर प्रेशर प्रिवेंट सेल रप्चर एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ। थोड़ी सी फैल गई थी ना, तो सेल हल्की सी एनलार्ज हो गई थी बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर। जैसे ही हमने प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो बाहर का जो पानी था, सॉल्यूशन का जो पानी था, वो अंदर आना शुरू हो गया, ठीक है। अब अगला टर्म आता है इम्बिबिशन। देखा है आपने कि जब हम बादाम मम्मियां डालती है ना, रात को भिगो देती हैं और सुबह कहती हैं बच्चों को खाओ ताकि आपका दिमाग तेज हो। अब दिमाग तेज हो या ना तेज हो, ये बादाम जो है वो क्या होता है, सुबह इस कंडीशन में होता है और रात को इस कंडीशन में होता है, सुबह हमारे को फूला हुआ मिलता है। और इस जो फूले हुए मिलने को बोलते हैं इम्बाइब करना, यानी कि उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ओवर हियर, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड कोलॉइड्स कॉजिंग अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। देख रहे हैं ना आप, वॉल्यूम में काफी इंक्रीज हुआ है, तो इसे बोलते हैं इम्बिबिशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड, चिया सीड को जैसे भिगो देते हैं, किसी भी सीड को भिगो देते हैं वो, या दालों को भी भिगो देते हैं, तो वो जो होती हैं, जो सीड होते हैं, सीडिंग मतलब जब सीड जर्मिनेट करने से पहले भी तो एक रात पहले भिगोया जाता है ना उनको, ताकि वो इम्बाइब कर लें, एब्जॉर्ब कर लें ढेर सारा पानी। तो वो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इम्बिबिशन के अंडर आता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई वुड, अगर कोई लकड़ी है तो अगर उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, बारिश के सीजन में आपने देखा होगा जो दरवाजे हैं वो प्रॉपर क्या होते हैं, बंद नहीं हो पाते कभी कभी, क्योंकि कहते हैं ना कि बातों ने उसमें सीलन आ गई है, यानी कि उन्होंने जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लिया है ड्राई वुड ने। एंड इट इज इसेंशियल फॉर सीडलिंग टू इमर्ज फ्रॉम सॉइल एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ। सीडलिंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ इमिबिशन क्या होता है, वाटर मूव अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है उससे लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सो वाटर मूव अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मटेरियल विद लो वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब वाटर इजीली। जिस भी मटेरियल में वाटर कंटेंट कम होगा वो आराम से जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इट रिक्वायर अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड। Affinity between absorbent and the liquid is necessary for imbibition. Imbibe तभी कर पाएगा जब absorbent जो भी है, चाहे वो वाटर है चाहे चाय है, चाय भी तो गिर जाएगी अगर कॉटन के कपड़ों पे, तो कॉटन के कपड़े एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको, कर लेते हैं कि नहीं, है ना। तो एब्जॉर्बेंट और जो लिक्विड है उसके बीच में एक एफिनिटी होगी, तभी वो चीज क्या होगी, इम्बाइब होगी। ये यहाँ पर आपको बताया गया है। अब है ये जितने भी अभी डिफ्यूजन के टाइप हमने पढ़े, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, ऑस्मोसिस हमने पढ़ा, इम्बाइब कैसे करते हैं, ये सारे शॉर्ट डिस्टेंस वाले बात थी जो हमने शुरू में बताया ना। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, नियर बाई सेल्स में सेल टू सेल तो इन प्रोसेस से होगा। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विद इन प्लांट कैन नॉट रिलाई ऑन डिफ्यूजन अलोन एज इट इज टू स्लो, है ना, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो मूवमेंट अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट 50 माइक्रोन टेक अबाउट 2.5 सेकेंड ओवर 1 मीटर।
ठीक है। एंड डिफ्यूजन से अगर पानी जाएगा तो इसमें बहुत सारे साल लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्लो मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा एक सेल से दूसरी सेल में आने में भी टाइम लगता है। लेकिन जो प्लांट है उनकी तो हाइट बहुत सारी होती है। तो जब मास और बल्क फ्लो की बात आएगी तो वो जो बल्क फ्लो होगा वो वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होगा। सो मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड इन बल्क due to pressure difference. Substance in solution or suspension move together unlike in diffusion. Substance in solution or suspension move together unlike in diffusion. Bulk flow can occur via positive hydrostatic pressure gradient. किस तरीके से बल्क मूवमेंट होता है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट से, एंड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि सक्शन प्रेशर से, थ्रू द स्ट्रॉ। ये जो दो चीजें होती हैं उसके थ्रू मूवमेंट होता है बल्क फ्लो का। ठीक है। तो जब बड़े लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है तो जो मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। देखिए, ये है जाइलम हमारा। जाइलम के थ्रू क्या आएगा? जाइलम के थ्रू H2O, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। और ये है फ्लोएम हमारा। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम फूड सिंथेसिस करेगा। उसके साथ ये देखिए सीव सेल्स लगी हुई हैं और ये कंपेनियन सेल है साथ में। ये लीफ ने फूड सिंथेसाइज किया, स्टार्च सिंथेसाइज किया, और फिर फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेशन हो गया सुक्रोज का, जहां पर भी रिक्वायर्ड जरूरत है वहां पर। सो बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लांट वेस्कुलर सिस्टम लाइक xylem and phloem. Xylem transports water, mineral salt and some organic nitrogen and hormones also from root to aerial parts. रूट से जितने भी एरियल पार्ट हैं वहां पर जाइलम क्या करता है? मिनरल्स का, वाटर का, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हार्मोन्स कह सकते हैं या हम PGR भी कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन जाइलम ही करता है। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मेनली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स। ठीक है, ओके। हाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? रूट्स, स्पेसिफिकली रूट हेयर एट द टिप, आर प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर जो है सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। देन रूट हेयर आर थिन वॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल increasing the surface area for absorption. Water along the mineral solute is absorbed by diffusion. ठीक है, तो रूट हेयर कैसे? रूट हेयर ने अपने आसपास की सराउंडिंग से कैसे वाटर एब्जॉर्ब किया? शॉर्ट डिस्टेंस पर एब्जॉर्ब किया है, तो ये एब्जॉर्ब डिफ्यूजन से ही होगा। ठीक है, अब जब एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद ये आगे कैसे बढ़ाएगा उसको देखते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए जो पाथवे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा होता है हमारा दूसरा पाथवे। ठीक है, तो एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो क्या है? मूवमेंट थ्रू एडजेसेंट सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। एडजेसेंट सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से जो मूवमेंट होता है, जो डेड वाले पार्ट से मूवमेंट होता है, उसे एपोप्लास्ट मूवमेंट बोलते हैं। और सिम्प्लास्ट मूवमेंट क्या होता है? जब लिविंग एरिया से मूवमेंट होता है उसे सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। इट डज नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडियंट। ठीक है, मास फ्लो अकर ड्यू टू एडिसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। ठीक है, देखिए, और दूसरा कौन सा है? सिम्प्लास्ट मूवमेंट। सिम्प्लास्ट मूवमेंट क्या है? मूवमेंट थ्रू इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट और प्लाज्मोडेस्माटा, इसे बोलते हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट। व्हेन वाटर एंटर्स सेल्स थ्रू मेम्ब्रेन मेकिंग द प्रोसेस स्लोअर। तो जब एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस इसको क्रॉस हो रहा है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके जब चीज अंदर आ रही है और नेक्स्ट सेल में जा रही है, फिर इस सेल से दूसरी सेल में जा रही है, तो इसको बोल रहे हैं सिम्प्लास्ट। और यहाँ 1 सेल टू सेकंड सेल, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ये क्या है? जब इसके एपिडर्मिस के आगे रूट हेयर्स लगे हुए होंगे, यानी ये रूट हेयर्स की बात हो रही है। पहले एपिडर्मिस क्रॉस हुआ, फिर कॉर्टेक्स क्रॉस हुआ, देन एंडोडर्मिस क्रॉस हुआ, देन पेरिसाइकिल क्रॉस होकर फिर जो जाइलम में आया, यहां से वेस्कुलर सिस्टम चालू हुआ। तो यहां से यहां तक जो हो रहा है वो पूरा का पूरा कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन से हो रहा है। ठीक है, और
कुछ पार्ट जो है वो डेड पार्ट के अंदर आ रहा है, यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। और जैसे ही कैस्पेरियन स्ट्रिप आ रही है वो आ रहा है फिर सेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सुबेरियन लगा हुआ है। सुबेरियन लगा हुआ है तो क्या हो रहा है, दैट इज वेरी इम्परमेबल टू वाटर, तब वो एंडोडर्मिस में आ रहा है फिर पेरिसाइकिल में जा रहा है, उसे बोल रहे हैं एपोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ओके, इस डायग्राम से आपको दोनों तरीके के मूवमेंट क्लियर हो रहे होंगे, सिम्प्लास्ट भी और एपोप्लास्ट भी। सो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट के बाद एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड देन कॉर्टिकल सेल एंड एंडोडर्मिस में जाएगा। पिक्चर हमने देख ली है। मोस्ट वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया एपोप्लास्ट ड्यू टू लूजली पैक्ड cortical cell. The endodermis with its suberized Casparian strip is impervious to water. Water is redirected to non-suberine region and move through the symplast to reach the xylem. उसके बाद सिम्प्लास्ट में आता है क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप बीच में आ रही है और फिर जाइलम में चला जाता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जब जाइलम में आ गया, वेस्कुलर बंडल में आ गया, देन इन यंग root water enter the xylem vessel, tracheids and parts of apoplast. Water and mineral move freely between and through cell once inside the xylem. xylem के अंदर आके वो freely जो है आगे की तरफ मूव कर जाता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? एडिशनल स्ट्रक्चर होता है माइकोराइजा, जिसका हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कई बार एग्जाम्पल पढ़ा है। ठीक है, सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस with higher plant root, this is known as mycorrhiza. इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक फंगस है, इसका ये जो रूट नेटवर्क फैला हुआ है नीचे, ये क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे रहा है और प्लांट इसको बदले में क्या दे रहा है, जो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो फूड इसको प्रोवाइड कर रहा है। ये जो आपस में एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड root system of higher plants. So fungal filament increase surface area for absorption of water and minerals, and fungus provide water mineral to the higher plant while root provide sugar and nitrogen to the fungus. Some plants like pinus require mycorrhiza for germination also, ठीक है, and their establishment. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। अभी तक इतना पार्ट जितना मैंने पढ़ाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एनसीईआरटी से एक बार फिर से गो थ्रू लीजिए, आपको बिल्कुल पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।